हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे आशा करता हूं, है ना। तो चलिए आज हम आप लोगों को पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ाने वाले हैं। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम एक वीडियो पहले से आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और अब अगला वीडियो जो है वो पंचवर्षीय योजना पर एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आप लोगों को याद रखना है और बहुत पूछा भी जा रहा है एग्जामों में, इसलिए हम आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि अब हम एक एक पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इन चीज़ों को आपको नहीं भूलना है, ये आपको लगातार करनी है और आपको बताना है कि वीडियो कैसे लग रहा है। हम देख रहे हैं कि कई समय से हमारा वीडियो जो है नहीं देखा जा रहा है या सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं या जी भी हो रहा, तो हमारा मन अच्छा नहीं रहता है कि यार इसका मतलब है बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो आगे चलेगा वीडियो, अगर नहीं लगता है तो फिर बंद कर दिया जाएगा, है कि नहीं। तो आप लोगों को इस वीडियो में बताना है कि कैसा लगता है और कंटेंट कैसा लग रहा है और कैसी क्या चीज़ें हैं। इसीलिए आपको देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, फिजिक्स चल रही थी, हमें ऐसा लगा कि यार बच्चे देखते नहीं, तो इसलिए हमने उसको बंद कर दिया, है कि नहीं। कुछ बच्चे कहने लगे सर शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो बनाइए, तो शॉर्ट ट्रिक वाले बनाने लगे। अगर वो भी लगता है तो वो भी बंद कर देंगे, है ना। अब आपके ऊपर आधारित होगा कि अगर आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करवाएंगे तो भी वीडियो बढ़ाया जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो पहली पंचवर्षीय योजना को पढ़ते हैं, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना को हम पढ़ेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 56 तक चलती है। ठीक, अब एक बात तो समझिए, कुछ चीजें और हैं जो पंचवर्षीय योजनाओं से पहले समझनी है। जैसे कि पंचवर्षीय योजना होती क्या है, मतलब पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है कि 5 वर्षों के लिए एक योजना बनाई गई है। 5 वर्ष के लिए एक योजना बनाई गई है और उसी योजना का नाम क्या है, पंचवर्षीय योजना नाम है। समझ में आई बात आपको? सुनिए अब जरा, होता क्या है, हम लोग बात किसकी करने वाले हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे किसकी, पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्षों का प्रारूप बनाता कौन है। ठीक, तो याद रखें, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप योजना आयोग बनाता है। कौन बनाता है? योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का क्या करता है, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम करता था, अब नहीं करता है। तो याद रखिए, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम योजना आयोग करता था, लेकिन योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखें, इसका गठन जो है वो 15 मार्च, कब? 15 मार्च 1950 को इसका गठन कर दिया गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को कर दिया गया और इसका काम था क्या, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का। समझ में बात? लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हुआ क्या कि पंचवर्षीय योजना, जो योजना आयोग होता है, इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदला गया और नाम रख दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग नाम रख दिया गया, नीति आयोग नाम रखा गया और नीति आयोग ही पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप बनाता है। कहने का मतलब है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखें 1 जनवरी कब किया गया? 2015 में। ये मोदी सरकार आती है और इसका नाम बदल देती है। 2015 में नीति आयोग नाम बदल देती है, किसका? पंचवर्षीय योजना का नाम बदल के नीति आयोग रख देती है। अब सुनिए जरा, बात ये करते हैं कि 5 वर्ष का ये जो प्रारूप बनाती है पंचवर्षीय योजना, लेकिन इससे पहले इसके सामने एक और, जो पंचवर्षीय योजना होती है, इसके पहले एक और संस्था, मतलब योजना आयोग के अपोजिट में एक और संस्था पाई जाती है जिसका नाम होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास परिषद होती है जिसे हम लोग एनडीसी बोलते हैं, परिषद। एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, एनडीसी। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी 1952 में हुई। ठीक, ये 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हो जाती है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जब पंचवर्षीय योजना आयोग बना देता है तो उनकी अंतिम रूप देने का काम करता है।
मतलब ये क्या करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, ये पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने का काम करता है। क्या करता है? अंतिम रूप देने का काम करता है, अंतिम रूप देने का कार्य करता है। कौन? एनडीसी करता है। ठीक है, याद रखें। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है या राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिए, योजना आयोग या नीति आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद, इन सभी का अध्यक्ष एक होता है प्रधानमंत्री। समझ में आई बात? प्रधानमंत्री इनका दोनों का अध्यक्ष होता है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इनका उपाध्यक्ष कौन होता है, तो इन दोनों का उपाध्यक्ष जो होगा वो इसका भी उपाध्यक्ष होगा। समझ में आई बात? जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होगा वो राष्ट्रीय विकास परिषद का भी उपाध्यक्ष होगा। इस बात को आपको समझना। अगर इसका सचिव है तो इसका भी सचिव होगा। ठीक है, याद रखें, ये बातें याद रखनी है आपको। समझ में आई बात? अगर हम देखें तो वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और राजीव कुमार कौन है? राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं। ठीक, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी रेलवे में कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। और अमिताभ कांत कौन है? सीईओ। सीईओ मतलब सचिव जो हैं वो अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत जो हैं वो सीईओ हैं किसके? इन दोनों के, राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग, ये नीति आयोग के। ठीक है, तो ये बात पहले ये हो गई कि योजनाओं को बनाने का काम कौन करता है। तो पहले करता था योजना आयोग। योजना आयोग कब बनाया गया था? तो 15 मार्च 1950 को गठित किया गया था। लेकिन इसको स्थान पर नीति आयोग को बना दिया गया। उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में कर दी गई। कहने का मतलब है राष्ट्रीय विकास परिषद जो होती है वो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने का काम करता है। मतलब जब पंचवर्षीय बन जाती है पंचवर्षीय योजना, तो उसको अंतिम लास्ट समय होता है जब ये देखने का काम करता है बारीकी से। तो अंतिम रूप मतलब ये देता है, तभी वो पंचवर्षीय योजना लागू होती है। ठीक, तो यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे और इसको नोट कर ले। फिर हम एक एक योजना के बारे में बात करने वाले है कि नहीं। चलिए, ये बात तो नॉर्मल है, आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे एक एक पंचवर्षीय योजना के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो पंचवर्षीय योजना थी पहली, वो 1951 से स्टार्ट हुई और 1956 तक पहुंची। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। याद रखें, हमने अभी आपको अगला वीडियो बताया है, उसमें पहली पंचवर्षीय योजना कृषि एवं सिंचाई पर आधारित थी। कृषि एवं सिंचाई पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। कहने का मतलब है कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो सबसे अधिक पैसा खर्च किया गया वो कृषि एवं सिंचाई पर खर्च किया गया। लेकिन और आगे की ओर बात करें हम, तो ये पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखें, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा रहा कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो हेराल्ड डोमर मॉडल आधार पर थी। किस मतलब पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्रमुखता दी गई थी? प्रामुख्यता किसको दी गई? तो कृषि एवं सिंचाई को दी गई। ठीक, अब सुनिए जरा, जब कृषि एवं सिंचाई पर बल दिया गया तो कई परियोजनाएं बनाई गई। मतलब कई बांध बनाए गए जिससे किसानों को उससे जल प्राप्त हो। जब जल प्राप्त होगा तो खेती को पर्याप्त जल मिलेगा, जिससे कि कृषि में बढ़ावा होएगा। उसी समय हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश कहलाया था। ठीक, देखें जरा, तो कौन कौन सी सिंचाई योजनाएं बनाएंगी? तो हम लोग याद रखने के लिए लिखते हैं कौन सी, BDH। ये 3 पंचवर्षीय है, मतलब आपके नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती हैं। कौन सी? तो एक आपको मिलेगी कौन सी? पहले हीराकुंडा बांध परियोजना, हीराकुंडा बांध परियोजना बनाएगी। ठीक, इसके बाद में दामोदर नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी
परियोजना को बनाया गया, परियोजना। ठीक, इसके बाद अगली आपको मिलेगी भाखड़ा नागल बांध परियोजना। ये 3 परियोजनाओं को बनाया गया और सिंचाई पर बल दिया गया, कृषि और सिंचाई पर। ये पंचवर्षीय योजना मतलब ये जो नदी, ये जो क्या है, ये बांध किस नदी पर बना हुआ? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है, सतलज नदी पर। इसके बाद में दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये दामोदर नदी पर बना है, दामोदर नदी पर बना है। इसके बाद में भी आपको हीराकुंड बांध कहाँ पर? महानदी पर बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है। याद रखें सतलज नदी पर ये भाखड़ा नागल बांध कहाँ बनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध परियोजना बनी हुई है। ठीक, इसके बाद में दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो आपकी कहाँ बनी हुई है? ये छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, छत्तीसगढ़ और झारखंड के पास में बना है, छत्तीसगढ़। दामोदर नदी घाटी परियोजना। महानदी मतलब जो हीराकुंडा बांध बनाया गया है ये उड़ीसा में बनाया गया है। ठीक, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कहाँ पर कौन सा बांध बनाया गया है, कौन सी बांध परियोजना बनाई गई थी जिससे कृषि पे बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं जो आपको याद रखने की एक बात है। ठीक, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 52 तक चलती, 1956 तक चलती है और इस पंचवर्षीय योजना हैरा-डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें कृषि एवं सिंचाई पर बल दिया गया था और 3 जो बांध परियोजनाएं थी वो बनाई गई थी। ठीक, जिनको आपको नोट करना है, फिर आगे की ओर चलेंगे हम। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए भाई अगला देखते हैं हम लोग। अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं हम लोग, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए जरा, अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये आपकी 1956 से लेकर के कहाँ तक जाएगी? 61 तक चली जाएगी, 1956 से लेकर के 61 तक जाएगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो याद रखें ये उद्योगों पर इसको प्रमुखता दी गई थी, मतलब उद्योग लगाए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा मतलब पैसा खर्च किया गया कि उद्योग लगाए जाए, ऐसी बातें की गई। लेकिन किस मॉडल पर आधारित थी? याद रखें मॉडल की अगर बात करता है किस मॉडल पर आधारित थी तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। कहने का मतलब है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना पे जो पैसा सबसे अधिक खर्च किया गया वो आपका कहाँ पर किया गया? तो वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में पैसा किया गया, उद्योग लगाने में खर्च किया गया, क्योंकि कृषि प्रधान देश बन चुका था और कृषि पहली पंचवर्षीय योजना में उस पर प्रमुखता दी गई थी। तो उद्योग लगाने की बात की गई तो इसका मतलब है कि उद्योग लगाए गए होंगे। ठीक, तो याद रखें भारत में उस समय कई उद्योग लगाए गए होते, जो प्रमुख होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। दुरभी ये आपके कुछ क्या हैं, ये आपके उद्योग हैं। देखिए कहाँ पर, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। इसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। ठीक, आप सुनिए, दुर्गापुर जो था वो किस राज्य में मतलब स्थापित किया गया? कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता, तो याद रखें दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। राउरकेला जो होता है कहाँ पर? भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया।
और राउरकेला उड़ीसा में किया गया। राउरकेला ओडिशा राज्य में स्थापित किया गया। ठीक, आप समझिए जरा। लेकिन कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र लगाया गया वो किस देश के सहयोग से लगाया गया था, यह राउरकेला इस्पात संयंत्र लगाया गया किस देश के सहयोग से लगाया गया, यह भिलाई जो इस्पात संयंत्र है वो किस देश के सहयोग से लगाया गया। तो समझिए, दुर्गापुर बैराज जो है वो ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई, लेकिन राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी से की गई, मतलब जर्मनी के सहयोग से की गई। अगर हम बात करें भिलाई तो क्या हुआ, भिलाई जो है वो आपके रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। रूस देश के सहयोग से आपकी भिलाई जो इस्पात संयंत्र था उसकी स्थापना की गई थी। आप समझिए कुछ ट्रिक के माध्यम से। भैया केला आप तभी खाएंगे जब आपके पास क्या होगी, मनी होगी। जब आपके पास मनी होगी तभी तो आप केला खा पाएंगे, सीधी सी बात है। जब पैसा है तभी केला खा पाएंगे। मतलब आप मलाई क्या होगी, मतलब मलाई वाली क्या होगी, रस होगा। मतलब मलाई मिलेगी लेकिन रस आएगा। कहने का मतलब कि भिलाई मलाई, रूस मतलब रस, भिलाई और रस मतलब जहां पर भिलाई मलाई मिलेगी वहां रस आएगा, सीधी सी बात है। दुर्गापुर मतलब है कि दुर्ग पर झंडा किसने फहराया था, तो ब्रिटेन ने दुर्ग पर झंडा फहराया था। ठीक, याद करने का तरीका है या नहीं, तो आप रटना शुरू करो, वैसे रटो, है कि नहीं। मतलब दुर्ग पहले किसके दुर्ग का झंडा, मतलब पहले सबसे दुर्ग का मतलब होता है कि किला, है ना। तो कहने का मतलब है कि किले पर झंडा किसका फहरता था पहले, ब्रिटेन का। तो याद रखिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। ठीक, इसको नोट करें, फिर हम आगे की ओर तीसरी पंचवर्षीय योजना की ओर चलते हैं। ठीक, नोट करें। चलिए भाई, हम लोग बात करते हैं आगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखिए जरा। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर के 66 तक जाती है, तृतीय। ठीक, तृतीय पंचवर्षीय योजना पहुंच रहे हैं अब हम लोग। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना जो होती है, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो क्या स्वावलंबी पर, स्वावलंबन पर ये आधारित थी। मतलब स्वावलंबी बनना था हम लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि भी हो चुकी थी और उद्योग भी लग गए। तो क्या हुआ, भारत का मतलब भारतीय व्यक्ति कैसे हो गए, स्वावलंबी हो गए। अब आगे की ओर चलिए। ये पंचवर्षीय योजना जो होती है असफल होती है। ये पंचवर्षीय योजना असफल हो जाती है, असफल हो जाती है। क्यों होती है असफल, क्योंकि यहाँ पर 1962 में भारत चीन युद्ध हो जाता है, भारत और चीन के बीच में युद्ध हो जाता है, और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है। ठीक, इसके अलावा 1966 में सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। इस वजह से यहाँ पर ये युद्ध हो गए। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाती है। जब अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाती है तो क्या होगा भैया, सीधी सी बात है, जब अर्थव्यवस्था चरमरा गई तो बात यहाँ आ गई है कि जब चरमरा गई तो ये पंचवर्षीय क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। मतलब जो 5 वर्षों का प्रारूप तैयार किया गया था उसमें उसने हासिल नहीं कर पाया, है कि नहीं। तो जब युद्ध हो गए, ये सारी समस्या आ गई, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना को रोक दिया जाता है। यहाँ पर मतलब चौथी पंचवर्षीय अब योजना 1966 के बाद नहीं लागू की जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रारूप बना है, जहाँ हमारे पास कुछ जीडीपी है नहीं, कोई कंडीशन है नहीं हमारे पास, तो क्या हम प्लान बना सके कि अगली बार हम 5 वर्षों में क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मतलब वार्षिक योजनाएं चलाएंगे। तो याद रखें, जो वार्षिक योजना चलाएगी वो 1966 में, ठीक, वार्षिक योजनाएं चलाएंगे। याद रखें, वार्षिक योजना 1966 से 69 तक चलाएंगे, 1966 से 69 तक चलाएगा। और इसी दौरान हमने फिर भी क्या कहा, वार्षिक योजनाएं चलाएंगे।
कहने का मतलब है कुछ योजनाएं छोटी छोटी बनाएंगे। और 1966 में मतलब जो आपकी हरित क्रांति होती है, हरित क्रांति जन्म लेती है, हरित क्रांति जन्म लेती है 1966 में, क्योंकि यहाँ पर कृषि प्रधान भारत तो देश था ही था, तो अब कोई उपाय नहीं बचा था भारत के पास कि अब हम कृषि के अलावा कुछ कर सकें। तो भारत जो था वो केवल और केवल कृषि पर आधारित हो गया और कृषि करने के बारे में सोचने लगा। ठीक, तो 1969 से लेकर मतलब 66 से लेकर 69 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति को जन्म दिया गया और ये 1966 से लेकर 69 तक चलती है। ठीक, याद समझ में आई? तो इसको नोट करें। फिर अब हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना पर चलते हैं। देखिए जरा, चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें हम, तो ये 1969 से लेकर के 74 तक जाती है चौथी पंचवर्षीय योजना। देखिए जरा, चौथी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कुश, है ना, कुश आगरा, AGGR, और कृष्ण न्याय तीव्र विकास, कृष्ण न्याय समाज का तीव्र विकास। ठीक, ये बात की गई थी। तो हमने ये दो पढ़ लिए, तीन, चौथी आ जाती। तो चौथी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। ठीक, कहने का मतलब आत्मनिर्भर बनना था हमें, है कि नहीं? तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 74 तक चलती है। इस पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी वो आत्मनिर्भरता पर, लेकिन इसमें काम क्या हुए वो समझिए। इसमें काम जो हुए वो 1969 में ही के बाद या इस पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंदिरा गांधी जी थी इस समय। राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 14 बैंकों का। और इसी समय आपकी जो इसरो है, इसरो की स्थापना की गई। इसरो की स्थापना की गई, मतलब जो भारत का रिसर्च सेंटर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी गई। ठीक, तो याद रखें इसरो की स्थापना 1969 में। 14 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो इन दो बातों को आपको याद रखना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो आत्मनिर्भरता पर। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। और इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई। ठीक, इन बातों को आपको याद रखना और नोट करते हुए चलना। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे जैसे पॉइंट है थोड़े थोड़े उसी के बारे में बताते चलते और सीधे सीधे चलते रहेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए। इसके बराबर एक याद और कर लेना, एक आपसे बताया जाता है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तीसरी में नोट कर लेना, हमने वहां पे छोड़ दिया। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसको नोट करें, आ रहे आगे। चलिए भाई, हो गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जरा, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो आती है वो 1974 से 78 तक ही चलती है। ये पहले ही समाप्त कर दी जाती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वो समय से पहले ही समाप्त कर दी जाती है। समझिए जरा इसके बारे में। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो होती है वो किस पे आधारित थी? अरे यार, हमने बिटार दिया फिर। KUS, कुश आगरा, AGGR। ठीक, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मतलब 1 2 3 4 5वीं, मतलब ये गरीबी पर बल दिया गया था। इस पे गरीबी उन्मूलन के बारे में बात की गई।
मतलब गरीबी हटाओ के बारे में बात की गई। याद रखें, ये एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्ष तक ही चली। देखिए 74 से 78 तक चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि जो इंदिरा गांधी सरकार होती है वो इंदिरा गांधी सरकार 4 वर्ष तक ही चल पाती है। तो इंदिरा गांधी जैसे सरकार निकलती है तो मोरारजी देसाई सरकार आती है, तो वो इसे क्या करती है, इस पंचवर्षीय योजना को मोरारजी देसाई सरकार रोक देती है। यहाँ पर एक रोलिंग प्लान स्टार्ट किया जाता है, एक योजना लागू की गई और जो जनता पार्टी सरकार द्वारा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक योजना चालू की गई जिसे रोलिंग प्लान नाम दिया गया, रोलिंग प्लान नाम दिया गया और ये योजना लागू की गई। इस योजना को किसने दिया था? तो गोर्डन मेडल ने दिया था। इस योजना को गोर्डन मेडल ने दिया था, रोलिंग प्लान को। ठीक, ये पिछड़े देशों के लिए ये एक योजना बनाई गई थी जिसको जनता पार्टी सरकार आती है और उसको इस प्रकार की योजना को लागू कर देती है ना। 5 वर्ष क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो 5 वर्षों का प्रारूप बना के रखी थी, लेकिन अगली सरकार आती है, वो उसको इस पंचवर्षीय योजना को रोक देती है और रोलिंग प्लान को स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर अब इस पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्षों तक यही रोलिंग प्लान लागू रहा। समझ रहे बात को? तो याद रखें, इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, हटाओ का नारा दिया गया। याद रखें, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो समय से पहले ही समाप्त कर दी गई। ठीक है, याद रखना, एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि यह एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी, एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी, ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो समय से पहले समाप्त कर दी गई, जो समय से पहले समाप्त कर दी गई, समाप्त कर दी गई। ठीक, याद रखना है ये पॉइंट आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। समझ में आ रहा कि नहीं? चलिए जरा अगला पॉइंट देखें। अरे यार सॉरी, नोट कर लिया ना आप लोगों ने? देखो फिर मिटा दिया है ना। चलिए भाई अगला देखते हैं हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और, मतलब जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही क्या होता है, इसमें नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई, नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। ठीक, मतलब यहाँ पर नाबार्ड बैंक की स्थापना कर दी जाती है, जो आपकी रोलिंग प्लान होता है उसी दौरान, मतलब जो कहने का मतलब है कि रोलिंग प्लान जो आता है वो वहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से रोलिंग प्लान के बाद ये भी क्या होते हैं, यहाँ पर नाबार्ड बैंक की भी स्थापना कर दी जाती है और 20 सूत्री कार्यक्रम को लॉन्च किया जाता है, 20 सूत्री कार्यक्रम को लॉन्च किया जाता है, कार्यक्रम को चलाया जाता है किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही नाबार्ड बैंक की स्थापना कर दी गई और 20 सूत्री कार्यक्रमों को भी लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, इसको भी नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक, चलिए हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? 5 हो गई हैं, 6वीं के बारे में बात करेंगे, 6वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए अभी हमने क्या बताया कि ये पंचवर्षीय योजना समय से ही पहले खत्म हो जाती, तो अब 80 से 85 तक ये पंचवर्षीय योजना चलेगी। कौन सी? 6वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 85 से मतलब 80 से 85 तक चलती है। हमने क्या पढ़ा था? कुश, AGR, कृष्ण न्याय समाज का तीव्र विकास, ये आपकी ट्रिक है भाई साहब। ठीक, ये पूरी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं पंचवर्षीय योजना जो होती है वो उस पर किस पे बल दिया गया था? तो याद रखें, गरीबी
और रोजगार पर बल दिया गया, और रोजगार पर बल दिया गया। किसमें? पंचवर्षीय योजना में, छठवीं पंचवर्षीय योजना। ये पहली पंचवर्षीय छठवीं योजना थी जिसमें गरीबी के बारे में बात की गई थी। मतलब गरीबी निवारण और रोजगार प्रदान करने की बातें की गई, रोजगार प्रदान करने की बातें की गई। ठीक, बस कुछ है नहीं छठवीं पंचवर्षीय योजना में, केवल आपको यही याद रखना है कि ये पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। कुछ विशेष काम हुए नहीं इस पंचवर्षीय योजना में। फिर इसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है जिसका नाम है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में देखिए ये 85 तक जाती है और 85 से 90 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना जाएगी। अब आते हैं हम लोग सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो होती है 1985 से 90 तक जाती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित होती है? रोजगार पर। सातवीं पंचवर्षीय योजना पूर्णतः रोजगार पर आधारित थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में रोजगार का सृजन करना था, रोजगार का सृजन पर आधारित थी, मतलब रोजगार को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना था इस पर। लेकिन हुआ क्या, इस पंचवर्षीय योजना में कई योजनाएं चलाएंगी, जैसे जवाहर रोजगार योजना चलाएगी, रोजगार योजना चलाएगी। ये बहुत पूछा जाता है आप लोगों से क्वेश्चन कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत चलाएगी, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही जवाहर रोजगार योजना चलाएगी, है ना। तो इस बात को नोट करें आप लोग कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो आपको याद रखना है इसी के तहत चलाएगी। अगला देखें, इसके अलावा भी जो आपकी गरीबी होती है, गरीबी की माप की गई, गरीबी की माप की गई इसी पंचवर्षीय योजना में। किस समिति की सिफारिश पर इस की गई, तो लड़कबाल समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर आपकी गरीबी को आकलन किया गया, गरीबी का आकलन किया गया या गरीबी को मापा गया। जैसे 2100-2400, मतलब 2100 कैलोरी जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो शहरी लोगों को होती है, और जो ग्रामीण लोगों को आवश्यकता होती है वो 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इस तरीके से कैलोरी के आधार पर ही इन्होंने गरीबी को मापा था, है ना। अगर इस प्रकार की कैलोरी आदमी नहीं प्राप्त कर पा रहा है ग्रामीण व्यक्ति, तो वो क्या है, गरीब है। अगर वो शहरी व्यक्ति इतनी नहीं कर पा रहा तो वो भी गरीब है, लेकिन शहरी गरीब है कि नहीं। इन बातों को याद रखें। फिर अगली ओर हम लोग चलेंगे, अगली पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए भाई अगली बात करेंगे हम लोग। अरे सॉरी, देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या होता है। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, अरे यार बार बार मिटा देते हैं। कृष्ण न्याय समाज का तीव्र विकास। देखिए अब ये आपकी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना कृष्ण का मतलब है कृषि पर आधारित थी, इसे कृषि पर बल दिया गया। फिर से आठवीं पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर बल दिया गया, कृषि पर बल दिया गया। ठीक है, याद रखना है आपको कि आठवीं पंचवर्षीय योजना कृषि पर बल दिया गया। इसमें क्या किया गया, याद रखिए, इसमें जो कृषि पर बल दिया गया तो इसमें कुछ चीज़ें हमें सामने निकल करके आई। जैसे कि एक योजना चलाई गई थी, इसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई। इसके अलावा हमें 3 चीज़ें देखने को मिली, एक उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ये चीज़ें हमें देखने को मिली जो कि आपकी अर्थव्यवस्था से ये तीनों की तीनों चीज़ें संबंधित हुई। अर्थव्यवस्था से ये संबंधित थी तीनों पॉइंट, मतलब उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ये किस पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलती हैं, तो आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलती है। किसमें, आठवीं। ठीक, आठवीं तो पढ़ रहे ना। तो ये आठवीं पंचवर्षीय योजना, मतलब सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद कुछ समय के लिए रखा जाता है, और आठवीं पंचवर्षीय योजना 90 से
92 से स्टार्ट होती है, 2 साल के लिए योजना अवकाश रहता है, याद रखें 92 से 97 तक ये 8वीं पंचवर्षीय योजना रहती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर एवं रोजगार पर बल दिया गया, कृषि एवं रोजगार पर बल दिया गया। इसके अलावा इसमें एक प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई गई। इसके अलावा इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसी अर्थव्यवस्था वाली चीज़ें हमें देखने को मिली थी। ठीक, तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी और क्या क्या बारे में बात की गई, इसके बारे में याद रखना है हम लोगों को। ठीक, चलिए अब हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना पर पहुंचते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या बातें की गई? 97 से 5/2002। ठीक, 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से लेकर के 2002 तक चलती है। ठीक, कौन सी है? 9वीं पंचवर्षीय योजना या 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, न्याय, किस पे? न्याय समान। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना न्यायपूर्ण वितरण पर आधारित थी। न्यायपूर्ण वितरण पर आधारित थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। हालांकि ये पंचवर्षीय योजना भी असफल हो जाती है बहुत तरीके से, मात्र आर्थिक मंदी की वजह से हो जाती है। आर्थिक मंदी की वजह से क्या होती है, ये पंचवर्षीय योजना भी असफल हो जाती है, बहुत तरीके से असफल हो जाती है। ठीक, याद रखें। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक कृषि वृद्धि दर ज्ञात की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक कृषि वृद्धि दर ज्ञात की गई थी, जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर ज्ञात की गई थी। ठीक, याद रखना बात को। अब ये 2002 से लेकर के 2000 कहाँ तक? 7 तक जाएगी। 2002 से लेकर के 7 तक, मतलब 2007 तक जाएगी। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? ये 10वीं है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो 2002 से लेकर 2007 तक था। 10वीं पंचवर्षीय योजना आधारित किस पे थी? न्याय के बाद कृष्ण न्याय, समाज का तीव्र विकास। तो समाज मतलब सामाजिक क्या आएगी आपकी? 10वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? मतलब जो 10वीं पंचवर्षीय योजना होती है वो आपकी सामाजिक एवं न्याय विकास के बारे में बातें गए। सामाजिक न्याय एवं विकास के बारे में बातें की गई। सामाजिक न्याय एवं विकास के बारे में बात की गई 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ खास हो नहीं पाया। इसमें जो था वो बस इतना ही है, आपको याद रखना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, बस इतना ही आपको याद रखना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखें। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय होता है वो 2007 से लेकर के 12 तक जाती है। जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2007 से लेकर के 12 तक जाती है। लेकिन ये पंचवर्षीय योजना जो होती है, जितना लक्ष्य रखा गया था उससे कहीं ज़्यादा लक्ष्य लेकर के आई थी। ठीक है, याद रखें। तो कहने का मतलब है कि ये पंचवर्षीय योजना थी किस पर आधारित? तो तीव्र एवं सामाजिक न्याय के बारे में या समावेशी न्याय के बारे में, समावेशी न्याय के बारे में या न्याय पर आधारित थी। तीव्र एवं समावेशी न्याय के बारे में ये आधारित थी। लेकिन याद रखना 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि यह पंचवर्षीय योजना की विकास दर सबसे अधिक रही। ठीक, सबसे अधिक रही। किस पंचवर्षीय योजना की विकास दर अधिक रही? तो 2007 में, मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर रही। ठीक, जो रखा गया था, मतलब 11 दशमलव कुछ रखा गया था विकास दर, लेकिन इसने 7 पॉइंट कुछ विकास दर को प्राप्त किया था, 7.2, जो कि अभी तक की जो भी पंचवर्षीय योजनाएं की गई थी उनमें सबसे अधिक विकास दर किसकी थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की थी।
ठीक, तो ये आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाती है, याद रखना है आपको। इसके बाद में अगली चलना है, मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना और बचती है, उसके बारे में देख लीजिए बस, और बाद बाकी खत्म। तो हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। ये कब से कब तक चलाएगी? तो 12 से 17 तक, मतलब 2012 से लेकर के 2017 तक ये अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाएगी। ये किस पर आधारित थी? कहने का मतलब है कि ये जो होती है क्या, त्वरित न्याय एवं सामाजिक विकास पर या समावेशी विकास पर आधारित थी। समावेशी विकास पर इस पे आधारित थी, मतलब इस पे इसको क्या प्रमुखता दी गई थी। हालांकि इसमें क्या की गई कि कई सारी जैसे कि आम आदमी बीमा योजना चलाएगी, आम आदमी बीमा योजना चलाएगी, बीमा योजना को स्टार्ट किया गया। इसके अलावा भी आपकी राजीव गांधी आवास योजना चलाएगी, राजीव गांधी आवास योजना को चलाया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री, कौन सी? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना चलाएगी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को संचालन किया गया, ग्राम योजना का संचालन किया गया। ये 3 पंचवर्षीय योजनाओं को 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में चलाया गया। मतलब ये 3 प्रकार की योजनाएं थीं जो इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में इनका संचालन किया गया। देखिए दोस्त, पहले वीडियो में आपको ट्रिक के माध्यम से मिला और दूसरे वीडियो में आपको क्या है, विस्तृत रूप से बताया गया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कुछ काम हुए और किस पर आधारित थी। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा था, इसकी वजह से हमने कुछ चीज़ों को ड्रॉप कर दिया है, उतना विस्तृत नहीं पढ़ा पाया। ठीक है, तो देखते हैं कभी और अगर समय मिलता है तो आपको पंचवर्षीय योजनाओं पे, हालांकि बहुत अच्छा आपका ये याद करने के तरीके से जो हमने बताया, आप इतने याद रखेंगे आपका काम चल जाएगा। हालांकि कहने का मतलब है कि इससे आपको पंचवर्षीय योजनाओं से बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो हमने आपको बताए हैं वो जितना भी हो सका उतना हमने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बताया। तो इन बातों को याद रखें और आगे की ओर बढ़ते चलें। लेकिन आप लोगों को बताना है कि सर वीडियो कैसे लगा, कैसा नहीं लगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तब भी कोई बात नहीं है, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आप आगे वीडियो बनाएंगे। नहीं अन्यथा क्या करेंगे, वीडियो को हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे, बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि देखा नहीं जाता है और शेयर भी नहीं किया जाता, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है और कंटिन्यू वीडियो आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि यस सर अच्छा है और आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, अगर नहीं लगता है तो हम बंद कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, लेकिन आप लोगों को वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।